नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी आने वाला एग्जाम है जहां पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का पीजीटी, एलाइड, एचएएस का एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो, डेफिनेटली आपकी वहां पर हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग हु गॉट द परशुराम अवार्ड इन स्पोर्ट्स इन रेसलिंग इन हिमाचल प्रदेश इन 2012। तो बोलते हैं कि 2012 में रेसलिंग में जो था, कुश्ती यानी कि यहाँ पर परशुराम अवार्ड जो था वो दिया गया था कुश्ती में, वो किसको जो था वो निम्नलिखित में से दिया गया था। अगर देखिए हम बात करें परशुराम अवार्ड्स की, तो स्पोर्ट्स की यानी कि खेल की श्रेणी में ये हिमाचल में अवार्ड जो है वो दिया जाता है। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। और 2012 में ये किसको दिया गया था? 2012 में जो था ये दिया गया था जॉनी चौधरी को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जॉनी चौधरी जो है वो रेसलर हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इनको जो है वो शान ए हिमाचल अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड? शान ए हिमाचल अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अब देखो, शान ए हिमाचल अवार्ड जो है वो इनको कब मिला था? शान ए हिमाचल अवार्ड इनको 2015 में जो था वो मिला था। ये आपने ध्यान रखना है। परंतु यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि क्या इनको ये अवार्ड 2012 में मिला था या फिर 2011 में मिला था। देखो, कहीं पर ना ये 2011 लिखा है, कहीं पर ये 2012 लिखा है। तो जो थोड़ा सा रेलिवेंट सोर्स मुझे मिला वो मुझे 2012 वाला मिला, तो मैंने 2012 यहाँ पर ऐड कर दिया। वैसे कहीं पर 2011 भी जो है वो लिखा गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट परशुराम अवार्ड जो है वो कब कब दिए गए, किस किस को जो था वो दिए गए, और इंपॉर्टेंट परशुराम अवार्ड्स किस किस खेल में जो था वो खिलाड़ियों को दिए गए। पहले तो बात करना ज़रूरी है कि सबसे पहला परशुराम अवार्ड जो था वो किसको दिया गया था। वो पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट परशुराम अवार्ड जो है वो हिमाचल के किस खिलाड़ी को मिला था और कौन से ईयर में मिला था। तो 1987 में ये अवार्ड जो था वो मिला था। 1987 में ये सुमन रावत को जो था वो अवार्ड दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। और खेल की श्रेणी में दिया गया था, एथलेटिक्स की श्रेणी में इनको ये दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। साथ में दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये अवार्ड स्थापित कब किया गया था। ये अवार्ड जो था वो 1987 में ही स्थापित किया गया था। 1987 में जो था वो क्या किसी और को भी ये अवार्ड दिया गया? देखो, 1987 में ये अवार्ड 2 अन्य खिलाड़ियों को भी दिया गया था। तो सबसे पहले तो सुमन रावत को ये दिया गया, फिर उसके बाद जो था वो चमन सिंह को दिया गया था। चमन सिंह जो है वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। और वीरेंद्र शर्मा को दिया गया, ये जो है वो बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं, इनका आपने ये ध्यान रखना है। तो इन ये खिलाड़ियों को जो था वो अवार्ड ये 1987 में मिला था। ठीक है जी, ये अवार्ड के बारे में पता चल गया। अगर हम बात करें 1991 में, उसके बाद ये अवार्ड दिया गया एक बार। तो 1991 में किसको दिया गया? तो ये दिया गया श्री साखलांगजंग डोरजे हैं, आर्चरी में जिनको दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। कुमारी कमलेश, HPSSC इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कुमारी कमलेश को कब दिया गया था। कुमारी कमलेश को 1991 में ही दिया गया था। एथलेटिक्स की श्रेणी में ही इनको दिया गया था। एथलेटिक्स के लिए ही इनको ये अवार्ड जो था वो मिला था। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश असेंबली पास्ट दी पंचायती राज एक्ट 1994 विच वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश असेंबली के द्वारा जो था वो ये जो पंचायती राज एक्ट था 1994 का, इसको पास किया गया। और ये कब इम्प्लीमेंट जो था वो हुआ था? अब देखो, हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये कब जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये अप्रैल के महीने में हुआ था। 23 अप्रैल 1994 को हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 23 अप्रैल 1994 को जो था ये हुआ था। ये आपने पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, एग्जाम में कैसे आपको याद रखने में हेल्प होगी। देखो, यहाँ से ना थोड़ा सा लिंक कर लेना 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज डे। तो पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बस उसी के साथ इसको लिंक जो है वो कर लेना कि उससे एक दिन पहले 23 अप्रैल और 1994 एक्ट का नाम है, तो ईयर भी यहाँ पर 1994 ही होगा। तो उसी तरह से आपको याद रह जाएगा। अभी हमने पंचायती राज डे भी पढ़ लिया। 2024 में ये पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी थीम जो था वो 2024 में क्या रखी गई थी। तो 2024 में कोई स्पेसिफिक थीम इसको वैसे दी नहीं गई। इससे पहले जब ये 2023 में मनाया गया था तो 2023 में सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन ग्रीन विलेजेस जो था ये थीम इसको दी गई थी। मतलब 2024 में कुछ रेलिवेंट थीम इसको दी नहीं गई, तो थीम होगी नहीं इसकी कुछ 2024 में। अब देखो, पंचायती राज की बात हुई है जब, तो मैं ये भी बात कर लेते हैं हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये पंचायती राज के साथ जो है वो डील करती है। ये तो सही बात है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज के साथ डील करती है। कौन से ईयर की है ये? 1992 की ये अमेंडमेंट है।
पहला स्टेट कौन बना था जिसने पंचायती राज को जो था वो एस्टेब्लाइज किया था? तो पहला स्टेट बना था राजस्थान। राजस्थान ने जो था वो पंचायती राज को सबसे पहले जो था वो एस्टेब्लाइज किया था। अच्छा, सबसे पहले एस्टेब्लाइज किया गया था तो कब एस्टेब्लाइज किया गया था इसको, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि राजस्थान ने तो किया था, परंतु कब किया था? तो अक्टूबर 2 थी 1959 ईयर था, इस दौरान जो था वो किया गया था। अक्टूबर 2 1959 को जो था वो किया गया था। राजस्थान में कहाँ किया गया था? तो राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इसको किया गया था। और उसके बाद उसके बाद जो दूसरा कोई स्टेट था तो वो आंध्र प्रदेश था जिसने इसको जो था वो अडॉप्ट किया था। इस सिस्टम को, इस स्कीम को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011। बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो जनसंख्या की प्रति किलोमीटर सघनता है या फिर घनत्व है वो सबसे कम है? तो डेंसिटी की बात की जा रही है कि हिमाचल के किस जिले की डेंसिटी सबसे कम है। हम क्या पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी, हिमाचल की डेंसिटी सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 123 है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी हम पढ़ लेते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। हमीरपुर की डेंसिटी हम पढ़ लेते हैं। सबसे कम डेंसिटी हम लाहौल स्पीति की पढ़ लेते हैं। लाहौल स्पीति की डेंसिटी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लाहौल स्पीति ऑप्शन में, लाहौल स्पीति की डेंसिटी केवल और केवल 2 ही है। लाहौल स्पीति के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो किन्नौर का आता है। तो किन्नौर भी जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। किन्नौर के बाद फिर किसका नंबर आता है? तो किन्नौर के बाद जो है वो नंबर आता है चंबा का। तो चंबा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। चंबा की डेंसिटी जो है वो 80 जो है वो चंबा की डेंसिटी जो है वो आ जाती है, वो आपने ध्यान रखना है। किन्नौर की डेंसिटी दूसरे नंबर पर है तो ये 13 जो है वो आ जाती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमीरपुर की है, तो हमीरपुर की डेंसिटी जो है वो 407 जो है वो आ जाती है। उसके बाद ऑप्शन है बिलासपुर दिया गया है, तो बिलासपुर की जो डेंसिटी है वो 327 है, 327 जो है वो बिलासपुर की डेंसिटी है। ऊना जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। ऊना की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो 338 जो है ये ऊना की डेंसिटी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने 6 जिले पूरे कवर किए। हमने बिलासपुर कवर किया, हमीरपुर कवर किया, ऊना कवर किया, चंबा कवर किया। हमने लाहौल स्पीति और किन्नौर को भी जो है वो साथ में कवर किया। पूरे हिमाचल की ओवरऑल डेंसिटी हमने जान ली। बाकी आपको पॉपुलेशन में जो है वो कोई डाउट नहीं होगा। पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार है 68,64,602, वो आपने हमेशा याद रखनी है। सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? तो सबसे कम पॉपुलेशन लाहौल स्पीति की है 31,564। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है 15,10,075, वो आपने ध्यान रखनी है। तो पॉपुलेशन का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, परंतु फिर भी आंकड़े याद होने चाहिए। एग्जामिनर जो है पेपर को टफ करने की कोशिश करता है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वैसे तो हमने कल डिस्कस किया था, इससे जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचता है आकर हिमाचल प्रदेश में उसके बारे में, परंतु थोड़ी सी करेक्शन है वो हम अभी कर लेंगे। बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल इन हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2022। बोलते हैं वर्ष 2022 के लिए हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 2022 में जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए वो थे 1,51,02,277। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ये ध्यान रखना है, मैंने 1 करोड़ के बजाय पिछले कल 15 लाख बोल दिया था। ये आंकड़ा है 1 करोड़ का। 1,51,02,277, ये आपने ध्यान रखना है। 1,51,02,277 जो है ये आंकड़ा है जो टूरिस्ट हिमाचल में आकर पहुंचे। इस डाटा को वैसे हमने कल पूरे जो इंडेक्स के माध्यम से जाना था, उस इंडेक्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये देखो वो है, ये है वो इंडेक्स। यहाँ पर वो लिखा गया है पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश में जो टोटल जो है वो टूरिस्ट आए, चाहे वो इंडियन थे चाहे वो फॉरेनर थे, वो आए 1,51,00,000 लाख अप्रोक्सीमेटली, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इंडियन फॉरेनर की, इंडियन टूरिस्ट की, कि इंडियन टूरिस्ट जो है वो कितने आए, सिर्फ इंडियन ही, तो वो थे 1,50,70,944, ये था आंकड़ा। और अगर हम बात करें कि फॉरेनर कितने आए, मतलब इंडियन नहीं थे, वो फॉरेनर ही थे जो हिमाचल आए, तो वो कितने थे? वो थे 29,333, 29,333 जो था ये थे। हमने बाकी पूरा डिटेल से कल पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आए वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो था वो आए। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमें देखने को मिले थे, हमें ओवरऑल जो टूरिस्ट देखने को मिले थे वो कुल्लू में जो था वो देखने को मिले थे सबसे ज़्यादा। और उसके बाद अगर हम सबसे कम टूरिस्ट की बात करें तो सबसे कम टूरिस्ट हमें कहाँ पर देखने को मिले थे? तो ऑब्वियसली हमें सबसे कम टूरिस्ट जो था वो हमीरपुर में देखने को मिले थे, ये आपने ध्यान रखना है।
जो हमें सबसे ज़्यादा कुल्लू में देखने को मिले थे वो अप्रॉक्सीमेटली 28 लाख थे, ठीक है जी। और उसके बाद जो दूसरा नंबर था वो शिमला का था, अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख थे। और सबसे कम हमें देखने को मिले थे हमीरपुर में, अप्रॉक्सीमेटली ये 2 लाख थे, 2,06,255। और हमीरपुर के बाद दूसरा नंबर लोएस्ट किसका था, तो वो ऊना का था, 2,30,306। ये यहाँ पर आए थे टूरिस्ट इतने। और हमने ये भी जाना था कि हमीरपुर में जो है वो कोई भी जो है वो फॉरेन टूरिस्ट हमें नहीं देखने को मिला 2022 में। बिलासपुर में भी कोई फॉरेन टूरिस्ट जो है वो नहीं देखने को मिला। ऊना में सिर्फ और सिर्फ ये 5 ही देखने को मिले थे। तो टूरिस्टों का ये आंकड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस आंकड़ा को एक बार देख लेना, यहाँ से जो है वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, तो अभी पीजीटी के एग्ज़ाम जो है वो थोड़े दिनों में ख़त्म भी हो जाएंगे। अब बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। होपफुली आपने बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। तो पीजीटी पेपर 1 की अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। आप पीजीटी पेपर 1 को लेकर अगर चिंतित हैं कि पीजीटी पेपर 1 के पेपर जो है बहुत डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जो भी कमियाँ लगती हैं उनके ऊपर काम कीजिए। डेफिनेटली आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। यहाँ पर बोला गया है अकीका इज़ अ बर्थ कस्टम अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अकीका ये निम्नलिखित में से किसके बीच में एक जन्म की प्रथा है। देखो हिमाचल प्रदेश में ना अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं वो रहती हैं या फिर पाई जाती हैं, जिनका मेंशन हमें देखने को मिलता है। तो ये अकीका भी जो है वो एक बर्थ का जो है वो कस्टम आता है। क्या ये कस्टम है वो भी हम जानेंगे, परंतु ये किसके बीच में है पहले हम वो जान लेते हैं। तो ये रंगड़ का एक कम्युनिटी है जिनके बीच में ये है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या है ये पूरी बात जानते हैं यहाँ से। देखो रंगड़ जो एक कम्युनिटी है ना, इसमें मुस्लिम राजपूत ये होते हैं। मुस्लिम राजपूत होने के साथ साथ ये हिंदू भी जो है वो होते हैं, ठीक है। ये मुस्लिम भी होते हैं रंगड़ और हिंदू भी जो है वो होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जो मुस्लिम सेक्शन है वो अपने नाम के साथ चौहान, तोमर, पुंडीर इस तरह के नाम जो है वो इस्तेमाल करता है। और हिंदू रंगड़ जो है वो सिंह जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। ये चौधरी जो है वो अपने नाम के साथ लगाना प्रेफर करते हैं। अब इन्हीं के बीच में जो है वो एक बर्थ का कस्टम है अकीका। अकीका जो है वो क्या कस्टम है, बच्चे का नाम जब दिया जाता है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, बर्थ कस्टम है ना ये एक, तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो अकीका उस तब कहते हैं जब बच्चे का नाम दिया जाता है और 6th डे होता है उसके बर्थ का जब उसको ये नाम दिया जाता है। अकीका उसको कहते हैं अकीका, जब बच्चे का नामांकन जो है वो किया जाता है, नामकरण बच्चे का जब किया जाएगा तो उसको अकीका जो है वो कहेंगे। और अगर हम बात करें हमारे जो नॉर्मल कस्टम आते हैं बर्थ से रिलेटेड, उसमें क्या क्या आते हैं। देखो फर्स्ट 20 डे जो होते हैं ना उनको सूतक कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके फर्स्ट 20 डे, कहीं पर इनको 10 डे कंसीडर किया जाता है, कहीं पर 20 डे कंसीडर किया जाता है, तो उनको जो है वो सूतक कहते हैं। और उसके बाद जब बच्चे के बाल काटे जाते हैं तो उस सेरेमनी को जो है वो जटलू कहते हैं। और ये तीसरे साल, 5वें साल या 7वें साल जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो इस कम्युनिटी के बारे में पूछा जा सकता है। वैसे अगर रंगड़ नाम की हम बात करें तो कर्नल टोड जो थे ना, कर्नल टोड का ये मानना था कि ये जो रंगड़ नाम है ना ये कहाँ से पड़ा है, ये राणा जो है ना, राणा से ही रंगड़ नाम जो है वो पड़ा है। पहले राणा होते थे, फिर मतलब वर्ड को चेंज करके रंगड़ कर दिया गया। और हमने इनके बीच में जान लिया मुस्लिम हिंदू होते हैं और क्या क्या इनका जो बर्थ कस्टम होता है वो हमने जान लिया। जब बच्चा पैदा होता है, नामांकन जब उसका किया जाता है, नामकरण उसका किया जाएगा तो क्या उसको कहेंगे, 6th डे होता है वो नामकरण करने का, अकीका जिसको कहते हैं। इनका ये मानना है कि ये जो रंगड़ थे ना, ये कम्युनिटी जो है वो हरियाणा में पहले रहती थी, फिर हरियाणा से जो था वो हिमाचल में ही सेटल हो गए थे कुछ लोग आकर, तो ये माना जाता है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है ना उनके साथ ये क्वेश्चन ना हमने पिछले कल ही शेयर कर दी थे शाम को, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। अनसॉल्व्ड सेट उनके साथ पहले ही शेयर कर दिया गया था ताकि वो प्रैक्टिस कर सके यहाँ से। तो देखो धामी फायरिंग इंसिडेंट टुक प्लेस इन, तो बोलते हैं धामी गोलीकांड जो था वो कब हुई थी। धामी गोलीबारी की अगर हम बात करें कि धामी गोलीकांड जो था वो कब हुआ था, तो धामी गोलीकांड जो था आप पढ़ते हैं कि 1939 में हुआ था। एग्जामिनर इस तरह से ऑप्शन दे देगा, फिर क्या करेंगे टिक। तो ये हुआ था जुलाई महीने में 1939 को हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर। एग्जैक्टली कब हुआ था, 16 जुलाई थी, 16 जुलाई 1939 को जो था ये हुआ था।
ये आपने ध्यान रखना है। और आपने और क्या बात ध्यान रखनी है यहाँ से, ये जो सिनेरियो था ये हुआ कैसे था, इससे पहले क्या क्या हुआ था। देखो होता ऐसा है कि 13 जुलाई 1939 को शिमला हिल स्टेट्स जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल था, इसके कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और इसके जो लीडर होते हैं, जो अध्यक्ष इसके होते हैं भागवत सोहटा, उनकी अध्यक्षता में जो है वो एक बैठक की जाती है। इस बैठक में ये कहा जाता है कि जो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा बनाई गई थी, इसके ऊपर जो बैन लगा दिया गया है, उस बैन को जो है वो हटाया जाए। अब वहाँ के जो राणा होते थे, राणा के साथ अनुरोध किया गया कि भाई इसको बैन को जो है वो हटा दो। राणा ने हटाने से इनकार जो था वो कर दिया। जब राणा ने इनकार कर दिया तो लोगों में आक्रोश आया। 16 जुलाई 1939 को लोग जो था वो धामी के लिए रवाना हो गए कि यहाँ पर जो है वो धरना करेंगे। भागवत सोहटा ने जो था वो इसकी अध्यक्षता की, परंतु उनको बीच में ही रोक लिया गया। जब वो धामी जा रहे थे तो घनाटी में ही उनको गिरफ्तार जो था वो कर लिया गया। और जब बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए आकर, हल्लोग की बात है ये, धामी की जो रियासत हुआ करती थी, हल्लोग में जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो पुलिस घबरा गई, गोलियां चला दी गई। गोलियां चलाई गई जहाँ पर 2 लोग जो था वो मारे गए। और फिर नेशनल लेवल पर ये इशू बना था। उस टाइम महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान इसके ऊपर लिया था। तब चलकर जो था ये धामी गोलीकांड इतना फेमस हुआ। जुलाई 1939 को हुआ था, 16 जुलाई 1939 को इस तरह से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट इन हिमाचल प्रदेश द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन शेड्यूल्ड एरिया टू एवरी ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विस्तार अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत और ग्राम समिति में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण किया जाएगा। तो जो शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पर जो है रिजर्वेशन की बात कही गई है कि सीटें आरक्षित होंगी। ये सेक्शन 97D में कही गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सेक्शन 97D में कहा क्या गया है? 97D सेक्शन जो है ना, ये रिजर्वेशन की बात करता है पंचायतों में। किसकी रिजर्वेशन की? ये बात करता है कि सीट्स जो है वो रिजर्व होंगी शेड्यूल्ड एरिया में, जो भी ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी वहाँ पर, और ये पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो होंगी। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी ट्राइबल एरियाज में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, वो जो है वो शुड नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी है उसका आधे से कम नहीं होगी, ये कहा गया है। और देखो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि प्रधान और जो प्रधान होगा उसकी जो सीट होगी, और चेयरमैन जो पंचायत समिति का अगर कोई चेयरमैन है तो वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो है वो रिजर्व की जाएगी, ये कहा गया है इस 97D में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो थोड़ा सा डिटेल से हमने ये जान लिया ताकि एग्जाम में आगे पूछा जाए तो आपको पता चले इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आगे बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग पासेज इन टर्म ऑफ देयर एल्टीट्यूड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कुछ दर्रे दिए गए हैं, आरोही क्रम में इनको जो है वो आप व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर पासिस दिए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है कि दर्रे यहाँ पर दिए गए हैं, 4 दर्रे दिए गए हैं, अरेंज करना है और इस तरह से आपको ये अरेंजमेंट करनी है। देखो बसोधन दर्रा दिया गया है, पादरी दर्रा दिया गया है, जलोरी दर्रा दिया गया है, तैंती दर्रा दिया गया है। पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है, कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है, तभी आप अरेंज कर पाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आपको ये बढ़ते क्रम में जो है इनको आपको अरेंज करना है। देखो ये जो बसोधन दर्रा है ना, ये चंबा को भटियात से जो है वो जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। चंबा को भटियात से जोड़ता है, कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है? ये 2400 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। पादरी दर्रा आपको पता है चंबा को जम्मू साइड से जो है ये जोड़ता है और ये 3050 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। जलोरी दर्रा ये इनर और आउटर सिराज को आपस में जोड़ता है, कितने एल्टीट्यूड पर ये स्थित है? तो ये 3135 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। तैंती गलू की बात करें तो ये कुल्लू में स्थित है और 3600 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। अब अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इनके बढ़ते क्रम में जो है वो अरेंज करते हैं, सबसे पहले सबसे कम वाला आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले सबसे कम किसका है? बसोधन दर्रे का है, ये पहला सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद है पादरी दर्रे का, तो दूसरा आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर जलोरी दर्रा आ जाएगा और चौथे नंबर पर जो है वो तैंती गल हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इस तरह से हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए पहला सबसे कम है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर बढ़त हुई पादरी में, उसके बाद बढ़त हुई जलोरी में और उसके बाद बढ़त हुई तैंती गलू में, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा भी गया है इसके बारे में डिटेल है। बसोधन दर्रा चंबा के भटियात में, चंबा को भटियात से जोड़ता है, 2400 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। पादरी ये मीटर में दिया गया है एल्टीट्यूड, और पादरी दर्रा
50 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। चंबा जम्मू को आपस में जोड़ता है। जलोरी दर्रा 3135 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। इनर और आउटर सिराज को जो है ये आपस में जोड़ता है। तैंती गलू 3600 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। कुल्लू में जो है ये स्थित है। तो इस तरह से आपने ये एल्टीट्यूड जो है वो इनका ध्यान रखना है। यहाँ पर हम 4 ही जानेंगे और चारों के चारों इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको आप नोट करना, ध्यान रखना। एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, दुलची दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है और कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है, ये आप बता दीजिए। बाकी हम इसको नेक्स्ट टाइम जो है डिस्कस कर लेंगे। फिर अभी आप कमेंट करके बता दीजिए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और फिर याद भी रहेगा आपको जब आप सर्च करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1997। तो बोलते हैं कि 1997 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो रैंडम तरीके से पूछ लिया गया है उठाकर कि 1997 में हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे। मुख्यमंत्रियों के बारे में हमने सारी लिस्ट जो है वो पढ़ रखी है। पहले मुख्यमंत्री, दूसरे मुख्यमंत्री में जो पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे वो कौन, कितनी बार मुख्यमंत्री बना वो। तो देखो किफ मिनिस्टर जो 1997 में हुआ करते थे वो थे वीरभद्र सिंह। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम पूरी लिस्ट जानते हैं, पूरी बात समझते हैं कि क्या बात थी, किस तरह से जो है वो पूरा कार्यकाल इनका रहा। देखो सबसे पहली बार जो वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे ना, सबसे अधिक बार रह चुके हैं, आपको पता है 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे पहली बार कब बने थे? सबसे पहली बार ये 1983 में जो था वो बने थे। 1985 तक इनका कार्यकाल चला था। दूसरी बार मुख्यमंत्री ये कब बने थे? फिर दूसरे बार मुख्यमंत्री ये कब बने? तो 1985 में ही ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए थे। और कब तक मुख्यमंत्री रहे थे? फिर ये 1990 तक मुख्यमंत्री रहे थे। 1990 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर उसके बाद तीसरी बार फिर से इनको मौका मिला। और तीसरी बार ये मौका कब मिला था? तीसरी बार मौका मिला था इनको 1993 में। 1993 में इनको ये मौका मिला था। कब तक ये मुख्यमंत्री बने रहे? 1998 तक जो था ये मुख्यमंत्री बने रहे थे। और उसके बाद चौथी बार जो था वो कब मुख्यमंत्री बने थे? फिर से 1998 में ये मुख्यमंत्री बने, परंतु 1998 में कुछ दिन ही ये मुख्यमंत्री रहे थे, फिर इनको रिज़ाइन देना पड़ा था। ठीक है। फिर उसके बाद नए मुख्यमंत्री बने थे 1998 के बाद, तो वो बने थे प्रेम कुमार धूमल। प्रेम कुमार धूमल पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं 1998 में। इनका कार्यकाल कब तक चलता है? तो इनका कार्यकाल देखो, इनका कार्यकाल फिर 2003 तक जो है वो चलता है, पूरा कार्यकाल अपना कंप्लीट करने के बाद। दूसरी बार जो था वो प्रेम कुमार धूमल फिर से मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री कब बने थे? 2007 में फिर ये मुख्यमंत्री बने थे। 2007 से पहले मुख्यमंत्री कौन रहे? तो 2007 से पहले पांचवी बार वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला 2003 में। फिर 2003 से 2007 तक के मुख्यमंत्री रहे। फिर 2007 में प्रेम कुमार धूमल बने। 2012 तक प्रेम कुमार धूमल रहे। और उसके बाद छठी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला वीरभद्र सिंह को 2012 में। 2012 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं और 2017 तक ये अपना पूरा कार्यकाल करते हैं और पूरे 6 बार मुख्यमंत्री जो था ये बने, ये आपने जान लिया। देखो अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर देखिए अमृत सरोवर दिए गए हैं। पहले तो कुछ अमृत सरोवर दिए गए हैं और 2022-23 के डाटा के अनुसार ये दिए गए हैं। बोलते हैं कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट और उसमें कितने अमृत सरोवर हैं ये दिया गया है। अब कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। देखो पहले तो अमृत सरोवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमृत सरोवर देखो ये एक स्कीम चलाई गई नेशनल पंचायती राज डे जब 24 अप्रैल था 2022 में। 24 अप्रैल 2022 को ये स्कीम जो था वो चलाई गई। क्या गोल रखा गया था इसका? ताकि वाटर को फ्यूचर के लिए कंजर्व किया जा सके, ये गोल रखा गया था। इसमें वाटर के सोर्सेज को रिवाइव करना, उनको डेवलप करना, ये जो था वो अलग अलग टारगेट रखे गए थे। अब इसमें देखो हिमाचल प्रदेश में जो 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा अवेलेबल है, हिमाचल में टोटल आइडेंटिफाइड 86 अमृत सरोवर जो था वो थे। अब ये कहाँ कहाँ पर कितने कितने थे ये हम जानेंगे। क्या चंबा में 2 थे, हमीरपुर में 3 थे, कांगड़ा में 4 थे, किन्नौर में 5 थे। देखो अगर हम बात करें चंबा की, तो चंबा में बिल्कुल सही बात है कि ये 2 थे, तो पहला ऑप्शन तो सही है। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में 3 थे, दूसरा ऑप्शन भी सही है। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में जो था वो 4 थे, ये ऑप्शन भी सही है। किन्नौर की बात करें तो यहाँ पर 5 नहीं थे, तो नॉट करेक्टली मैच, ये किन्नौर 5 के साथ मैच नहीं किया गया है सही तरीके से। अब हम जानेंगे कि पूरे हिमाचल में किस डिस्ट्रिक्ट में कितने थे। बिलासपुर में 0, एक भी नहीं था आइडेंटिफाइड। चंबा में 2 थे, हमीरपुर में 3 थे, कांगड़ा में 4 थे, किन्नौर में हमने जान लिया 3 थे, कुल्लू में 28 थे, लाहौल स्पीति में 1 भी नहीं, मंडी में 15, शिमला में 2, सिरमौर में 20, सोलन में 5 और ऊना में 4। तो इस तरह से थे।
जिस डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं था उस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक तो आ जाता है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा आपका आ जाता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक भी अमृत सरोवर आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे, तो सबसे ज़्यादा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में थे, ये थे 28। ये आपने ध्यान रखना है, हाईएस्ट नंबर कहाँ पर था, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में था। कुल्लू के बाद दूसरा नंबर किसका था, दूसरा नंबर था सिरमौर का, तो ये आपने ध्यान रखना है, सेकंड हाईएस्ट जो है ये है। और इसमें 20 जो है वो अमृत सरोवर जो है वो आइडेंटिफाइड है। ये डाटा हमारे पास 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अवेलेबल था। 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही ये हमने जाना। इस तरह के क्वेश्चन एलाइड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलाइड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड के एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे, तो देखो हिमाचल प्रदेश जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, बाकी एग्ज़ाम, उनको क्रैक करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज को ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। बाकी अमृत सरोवर हमने कम्प्लीटली कवर कर लिए 2022-23 के डाटा के अनुसार, ठीक है जी। और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पाठशाला आयुष वाटिका वॉज इनॉग्रेटेड ऑन। तो ये पाठशाला आयुष वाटिका का उद्घाटन कब किया गया था हिमाचल प्रदेश में? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कब इसका उद्घाटन किया गया था, किसने किया था, डिटेल से मैंने बताया था। अभी कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @tallexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आने वाले एग्जाम की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर आपको दे दी जाती है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।